हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे 24 मार्च। सभी करंट अफेयर को यहां पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं 24 मार्च के। आराम से सेशन को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में देखा जाता है, यह दिया जाने वाला है राम सुतार को। राम सुतार का नाम आपने काफी बार सुना होगा। बहुत ही फेमस एक मूर्तिकार हैं राम सुतार। भारत में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ना, उसका डिजाइन भी राम सुतार ने ही तैयार किया था। यह है राम सुतार। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि स्कल्प्टर राम सुतार, मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा एक दक्षिण भारत में बेंगलुरु में स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है। इसका डिजाइन भी राम सुतार ने ही तैयार किया है, डिजाइनर है। यहां पर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में इसे देखा जाता है। 182 मीटर है, गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से यह संबंधित है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अब कमेंट में बता देना कि स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है, बता दोगे? कमेंट कीजिएगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, राम सुतार इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का नागरिक सम्मान तो इन्हें दिया ही गया, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें 1999 में दिया था पद्मश्री, और उसके अलावा 2016 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। राम सुतार मूर्तिकार। आगे बढ़ेंगे। गो आई बिबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जैसे हम रेड बस यूज करते हैं ना, वैसे ही गो आई बिबो भी है। आपको पता होगा, काफी ऐड आपने देखे होंगे। हाल ही में इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। गो आई बिबो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन? ऋषभ पंत। भारत में फ्लाइट, हॉलीडेज, बस, ट्रेन, इनके टिकट बुकिंग के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है गो आई बिबो। रेड बस भी यही काम करता है। गो आई बिबो की शुरुआत की गई थी 2009 में। अब इंडिया में इसे प्रमोट करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ऋषभ पंत। इसके अलावा देखिए, 2025 में जो इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वैसे मैं आपको लगातार बताता रहता हूं क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी रिसेंटली सलमान खान इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। खो खो वर्ल्ड कप 2025, जो पहला खो खो वर्ल्ड कप था, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन थे? सलमान खान। नारिका ब्रांड, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी साइना नेहवाल। लिवाइस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विद्या बालन को। स्केचर्स ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जसप्रीत बुमराह को। और पीवी सिंधु को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इंडिया में। ये अदर ब्रांड एम्बेसडर है जो कि मैंने आपको अलग अलग समय पे पढ़ाए, तो एक बार यहां पर लिस्ट देख लीजिएगा। देखिए, आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कि एसएससी की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आने वाला है, जहां पर आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाई जाएगी, कैसे आपको एसएससी को फाइट करना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। पूरा डिटेल में, बहुत ही बेसिक से आपका फाउंडेशन यहां पर तैयार किया जाएगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे के फीचर में आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है? आप भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे इसको लेकर। तो आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है, स्पेशली एसएससी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है जून जुलाई में। तो ये आपको एग्जाम को फाइट करने में, आपको पोस्टिंग लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आगे के जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी इसके बारे में अपडेट दूंगा। इसके अलावा यहां पर ऑफर ऑफ द डे के बारे में आपको बता देता हूं।
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड क्लास है आप सभी के लिए, क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ आप यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे पाएंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये आपको अभी अवेलेबल है 24 आवर के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। और नीचे हेल्पलाइन नंबर रहता है आपके लिए, आप उस पर कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका हर्डल है लेक्चर्स को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर, अगर कोई भी आपको ग्लिच आ रहा हो तो आप इस पर कॉल कर लीजिए, आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे आएंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया? ट्यूनीशिया के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है सर्रा जाफरानी ज़ैंज़री को। आंसर बी, सर्रा जाफरानी ट्यूनीशिया की दूसरी महिला पीएम बनी। ट्यूनीशिया की वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, ओके, ये है के सैयद। इन्होंने सर्रा जाफरानी ज़ैंज़री को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया है। अब इनके पहले अभी तक जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं वो कामिल मंदोरी थे, मद्दोरी इनको कहते हैं, कामिल मद्दोरी। ये अभी तक पीएम के रूप में कार्यरत थे ट्यूनीशिया में। इनको रिप्लेस किया है किसने? सर्रा जाफरानी ने। और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया? तो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कैस सैयद के द्वारा। ट्यूनीशिया की यह दूसरी महिला प्रधानमंत्री है सर्रा जाफरानी, क्योंकि इनके पहले नजला बोर्डेन ये 2021 से 2023 तक ट्यूनीशिया के पीएम के रूप में काम कर चुकी है, और ये पहली पीएम थी ट्यूनीशिया की। अब आपको पता है कि ट्यूनीशिया में बहुत ज्यादा जो इंटरनल डिस्प्यूट है, एक गृह युद्ध की स्थिति में ट्यूनीशिया देखने को मिल रहा है। 2 साल में 3 पीएम यहां पर बदल चुके हैं। अब वापस नए पीएम बना दिए गए, कौन? एक महिला ट्यूनीशिया में, कौन? सर्रा जाफरानी ज़ैंज़री। अगर आप मैप पर ट्यूनीशिया की लोकेशन देखेंगे तो आपको अफ्रीका के उत्तर में यह देश देखने को मिलेगा जो कि मेडिटेरियन सी से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तर में इसके मेडिटेरियन सी है। अगर हम नेबर कंट्री की बात करें तो 2 देशों से ये टच होता है, एक है अल्जीरिया इसके दक्षिण पश्चिम में, और एक है लीबिया। और उत्तर में आप देखेंगे ट्यूनीशिया को, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिश। मेडिटेरियन सी इसके उत्तर में सीमा बनाता है। ट्यूनिश कैपिटल हो गई, ट्यूनिशियन दिनार यहां की करेंसी है। के सैयद यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और पीएम बनी कौन? सर्रा जाफरानी। चर्चा में रहा किलाउआ वोल्केनो किस देश में स्थित है? तो अभी किलाउआ वोल्केनो में एक बहुत ही भयानक विस्फोट देखने को मिला है। यह ज्वालामुखी उद्गार की घटना है, जिसके पास किलाउआ वोल्केनो के आसपास के जो लोग हैं ना, उनको सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है यूएसए के द्वारा। क्योंकि यूएसए का एक द्वीप है, यहां पर देश का भी नाम होना चाहिए था वैसे यूएसए, तो यूएसए का एक द्वीप है हवाई आइलैंड, इस पर देखने को मिलता है किलाउआ वोल्केनो। पहले भी हमने इसे कभी ना कभी डिस्कस किया होगा, क्योंकि ये यूएसए के हवाई द्वीप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है, और पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर का एरिया है उसके अंतर्गत ये आता है। तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ये किलाउआ वोल्केनो। वैसे हवाई द्वीप पर एक मोनालुआ वोल्केनो भी देखने को मिलता है किलाउआ के अलावा। ये दोनों ही वोल्केनो यूएसए के हवाई द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं, और इसमें से किलाउआ ज्वालामुखी शील्ड वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो की बात करें तो इनके उद्गार के बाद है ना, आसपास एक चट्टानों का निर्माण हो गया है, जिससे एक शील्ड की तरह इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये शील्ड वोल्केनो दोनों किस द्वीप पर हैं ये आप याद कर लीजिए। मोनालुआ और किलाउआ वोल्केनो दोनों ही हवाई आइलैंड पर देखने को मिलते हैं, जो कि यूएसए के हैं, और दोनों में ही कभी ना कभी विस्फोट, मतलब बहुत ही जल्दी विस्फोट देखने को मिलते हैं। पिछले 1000 वर्षों जो 1000 से ज्यादा सालों में अपनी सतह से लगभग 90% हिस्से को इन्होंने जो लावा है उससे ढक लिया है, इसीलिए यहां पर शील्ड का निर्माण हो गया है। इसके अलावा अभी एक और वोल्केनो लगातार सुर्खियों में है, इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लॉकी लॉकी वोल्केनो, इंडोनेशिया में। यह भी इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है जिस पर अभी विस्फोट देखने को मिला। वैसे इंडोनेशिया के बहुत वोल्केनो
बहुत सारे वॉल्केनो है, 20 से ज्यादा सक्रिय वॉल्केनो तो इंडोनेशिया में देखने को मिल जाते हैं। तो इसके भी वॉल्केनो आपको लगातार न्यूज में देखने को मिलेंगे। सब में लगातार उद्गार कभी ना कभी हो ही जाता है। तो अभी जिसमें हुआ है इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लोकी लोकी वॉल्केनो इंडोनेशिया, और मोनालोआ और किलाउआ वॉल्केनो कहां पर, हवाई आइलैंड यूएसए। अब वर्ल्ड के अदर वॉल्केनोज की बात करें जो कि बहुत ही फेमस है, सुर्खियों में रहते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए माउंट एरबुश की बात करें, अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्ब्रुश या एरबुश के नाम से जाना जाता है। ओजस डेल सलाडो, इसकी बात करें अर्जेंटीना में, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना। विसुएस वॉल्केनो देखने को मिलता है इटली, क्राकाटोआ वॉल्केनो इंडोनेशिया, नारकोंडम वॉल्केनो ये इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड पर। इसके अलावा एक बैरन द्वीप भी इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और नारकोंडम वॉल्केनो भी इंडिया में ही देखने को मिलता है। फ्यूजियामा वॉल्केनो जापान, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो इटली। स्ट्रोम्बोली और विसुवियस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही इटली में है। और मोनालुआ वॉल्केनो अभी हमने बात की, हवाई आइलैंड। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए विधानसभा में जो कार्रवाई होती है ना, कोई जो मिनिस्टर है या फिर जो विपक्ष में कोई बैठा है अपोजिशन में, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई मिनिस्टर उसका आंसर कर रहे हैं, तो अभी तक ये जो हमने बहस देखी है ना, ये किसी ना किसी लैंग्वेज में होती है, हिंदी, इंग्लिश या क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी अलग अलग। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब साइन लैंग्वेजेस का यूज किया गया है विधानसभा के प्रसारण के दौरान, है ना। मतलब मंत्री बोल तो नॉर्मल लैंग्वेज में रहे हैं, लेकिन जो उसका प्रसारण किया जा रहा है उसको साइन लैंग्वेज में भी समझाया गया है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। देखिए जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो नॉर्मली साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब उनको समझाने के लिए, मान लो कोई सुन नहीं पा रहा है और अब वो कार्रवाई देख रहा है, तो उसको क्या समझ में आएगा कि विधानसभा में क्या बातचीत चल रही है। तो उसके लिए जो प्रसारण हो रहा है ना, उसको साइन लैंग्वेज में एक कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला या विधानसभा की कार्रवाई का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब राज्य। यह है साइन लैंग्वेज, देखी होगी आपने कभी ना कभी। तो 21 मार्च को जो 16th पंजाब विधानसभा का सेशन हुआ था ना, उसमें साइन लैंग्वेज में उसकी कार्रवाई का प्रसारण पहली बार इंडिया में किया गया है किसी राज्य के द्वारा। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, सीएम है भगवत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या है 117। यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 13। पंजाब 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है इस साल इंडिया में। आंसर डी। एशिया के देशों के मध्य में स्विमिंग कंपटीशन है, स्विमिंग चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन करवाने का श्रेय दिया जाता है एशिया स्विमिंग फेडरेशन को। सामान्यतः देखिए ये 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, लेकिन आगे पीछे हो जाता है टाइम। सामान्य परिस्थितियों में 4 साल लिया जाता है, लेकिन जो इसके पहले 10वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी ना, वो 2016 में आयोजित की गई थी, और यह आयोजित की गई थी जापान के टोक्यो में। और अब 11th एडिशन आयोजित किया जा रहा है कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद, इंडिया में। 2025 में ये 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। एशिया के देशों की टीमें यहां पर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। 11th एडिशन है, सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1980 में, और पहला आयोजन हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। 11th एडिशन इंडिया में होगा, लेकिन 10th एडिशन जो 2016 में आखिरी हुआ था, उसमें पहली रैंक थी चाइना की, जिसने एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप में 27 गोल्ड, 29 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। चाइना
सबसे ज्यादा मेडल इसके नाम थे, रैंक फर्स्ट, और सेकेंड रैंक पर था उस वक्त जापान। और अब 11th इंडिया में आयोजित की जाएगी। स्टेट पूछेगा पर्टिकुलर तो गुजरात, अहमदाबाद। कौन से मंथ में? अक्टूबर 2025। आगे आ जाएं। 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने फ्लड साइंस, है ना, बाण विज्ञान या वाटर के किसी भी सेक्टर में कोई भी अपना योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जा सकता है। अब 2025 में ये जो अवार्ड है ये दिया गया है गंटर ब्लोशल को। गंटर ब्लोशल की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया में एक प्रोफेसर है ना। फ्लड हाइड्रोलॉजी में इनके योगदान के लिए, इनकी रिसर्च के लिए, बाण जल विज्ञान इस क्षेत्र में इनकी रिसर्च के लिए गंटर ब्लोशल को हाल ही में दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 का खिताब। इनकी जो रिसर्च है ना फ्लड रिस्क पर है, इसके अलावा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाए और क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है इन सभी चीजों पर, फ्लड पर या फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बारीकी से अपनी रिसर्च में बताया है। वीना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि ऑस्ट्रिया के वीना में है, इसके प्रोफेसर के रूप में वर्तमान में कार्यरत है गंटर ब्लोशल। तो इन्होंने जीता स्टॉकहोम वाटर प्राइज फ्लड हाइड्रोलॉजी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन ये प्राइज प्रदान करता है, अवार्ड प्रदान करता है, और 1991 से यह अवार्ड दे रहा है। वाटर से संबंधित एक्टिविटीज में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जा सकता है। और इसकी प्राइज मनी देखने जाएं तो $1.5 $1,50,000 प्राइज मनी है स्टॉकहोम वाटर प्राइज या अवार्ड की। विश्व जल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे काफी पूछा जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ये ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च। उद्देश्य क्या है? तो जो पीने का पानी है, मीठा पानी या फ्रेश वाटर, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूरे वर्ल्ड के देशों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना, वाटर सेव करें लोग, क्योंकि पीने का पानी पूरी पृथ्वी पर ऑलमोस्ट हमको 3% ही देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में जो 100% वाटर होगा ना, उसमें से केवल 3% ही फ्रेश वाटर है, पीने योग्य पानी, बाकी समुद्र के रूप में खारा पानी। और उस 3% में से भी 2/3 अगर हम देखें तो वो ग्लेशियर के रूप में देखने को मिलेगा, 2/3। तो भाई पीने के पानी या फ्रेश वाटर के प्रति लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना कि ग्लोबल वार्मिंग कम करो, ग्लेशियर बचाना भी जरूरी है, क्योंकि 2/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर के रूप में। तो इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 2025 में ग्लेशियर प्रिजर्वेशन वर्ल्ड वाटर डे की थीम है। आपको पता है वर्ल्ड ग्लेशियर डे जो कि 21 तारीख को मनाया गया था, 21 मार्च को, उसकी भी थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ही थी। और अब वर्ल्ड वाटर डे की थीम भी सेम है। 2024 की थीम की बात करें तो लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस 2024 की वर्ल्ड वाटर डे की थीम है। सबसे पहली बार जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, यहां पर एक प्रस्ताव पास किया गया था 1992 में कि 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाएंगे। और पहली बार 1993 में वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया गया यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के आधार पर। तो अर्थ समिट कहा जाता है, रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था ना, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है 1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। 178 से अधिक देशों के जो डेलीगेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटर हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो देखिए यहां पर इस रिपोर्ट के बारे में केवल इतना याद रख लेना कि रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, और फिर इंटरनल डेटा ऐसी रिपोर्ट्स का नॉर्मली जहां रैंक होती है ना तब पूछा जाता है, पर यहां पर रैंक नहीं है। कुछ चीजों को वर्ल्ड में
वाटर डेवलपमेंट को लेकर हाईलाइट किया गया है। तो रिपोर्ट किसने जारी की, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसमें देखिए यूनेस्को के जो वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया है और जारी की है, क्योंकि ये प्रोग्राम यूनेस्को का ही है तो यूनेस्को ने इसे जारी किया 2025 की रिपोर्ट को। इसमें बताया कि भैया फॉरेस्ट कवर दुनिया के टोटल माउंटेन का अप्रोक्स 40% कवर करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की 2/3 जो एग्रीकल्चर होती है ना, वो बहते हुए पानी के कारण है, जो नदियों में होता है उस पर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की 2/3 की। इसलिए माउंटेन रीजन को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये जो नदियां हैं वो माउंटेन से निकल कर आती है, पहाड़ों से। माउंटेन सिस्टम में दुनिया की 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 25% देखने को मिलते हैं, 34 में से 25 देखने को मिलते हैं। और एंडीज रीजन में 1980 के बाद 30 से 50% तक ग्लेशियर पिघल चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो नदियों का बहाव भी खत्म हो रहा है और फिर पानी भी पीने का जो फ्रेश वाटर है, अभी हमने बात की थी, वो भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं। और अनुमान ये भी है इस रिपोर्ट में कि हिमालय में जो बर्फ है ना, 2100 ईस्वी आते आते 75% तक बर्फ पिघल जाएगी हिमालय की। तो ये सब अपनी इस रिपोर्ट में बताया है यूनेस्को ने, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। अब ये रिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की गई। अभी मैंने आपको बताया वाटर रिसोर्सेस की स्थिति कैसी है, यूज कैसे किया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इन सभी पर यह रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। पहले क्या होता था कि 3 साल में एक बार आती थी। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी रिपोर्ट की 2003 में, और शुरुआत में 3 साल में एक बार जारी की जाती थी, लेकिन 2012 के बाद हर साल यूनेस्को के द्वारा इसे जारी किया जा रहा है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है, माउंटेन है, ग्लेशियर है, उनकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए वर्ल्ड को, ताकि वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया जा सके। अब जिसने निर्माण किया है यूनाइटेड नेशन के यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो ये जो इनिशिएटिव है सन 2000 में शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। उद्देश्य वही है, पूरे वर्ल्ड में जो ताजा पानी है ना, उसकी स्थिति के बारे में पता रखा जा सके, उसके यूज और मैनेजमेंट को प्रोत्साहित किया जा सके और पूरे वर्ल्ड को इसके प्रति अवेयर किया जाए। यह उद्देश्य यूनेस्को के वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम का, जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा यूनेस्को के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की। फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर है। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्री है, और एंड्रो अजोले वर्तमान में इसके डायरेक्टर के पद पर हैं यूनेस्को के। लास्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अगर हम बिहार दिवस की बात करें, यह मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। सबसे पहली बार 1912 में, है ना, बिहार राज्य का गठन हुआ था। जो बंगाल प्रोविंस थी, है ना, बंगाल प्रोविंसेस, उससे बिहार और ओडिशा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। उस वक्त 2 एरिया है इसमें, बिहार और ओडिशा, ये मिक्स था। ये पहले बंगाल की टेरिटरी के अंतर्गत आते थे। जो बंगाल प्रांत था आजादी के पहले उसकी टेरिटरी में थे, तो बिहार ओडिशा के क्षेत्र को अलग किया गया था बंगाल से। कब? 22 मार्च 1912 को। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में बिहार में पब्लिक हॉलिडे भी घोषित किया जाता है 22 मार्च को, और यही बिहार का स्थापना दिवस है। बिहार की कैपिटल पटना, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, सीएम के पद पर है नीतीश कुमार। बिहार में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है उसमें 75 सीटें हैं बिहार में, और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की बात करें तो 243 सीटें विधानसभा में देखने को मिलती है बिहार में, और विधान परिषद में 75। लोकसभा सीटें बिहार में 40 है और राज्यसभा सीटें हैं 16। स्थापना दिवस बिहार का 22 मार्च। ओके, ठीक है। तो यहां पर 24 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर,
हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कौन बनी है? ये हैं कस्ट्री कोवेंट्री। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर हर साल कब मनाया जाता है? तो पहली ही बार मनाया गया 2025 में 21 मार्च को। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट नटुम्बो नंदी नदेतवा। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर या फ्रोजन जू कहां स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया पश्चिम बंगाल राज्य में, दार्जिलिंग क्षेत्र में। 57th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा के पुरी में। 1975 में भारत की पहली हॉकी वर्ल्ड कप जीती हुई जीत की जो स्वर्ण जयंती है ना, उसके उपलक्ष्य में एक बुक लिखी गई मार्च ऑफ ग्लोरी। इसको लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, इन्होंने मार्च ऑफ ग्लोरी को लिखा है। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है विजय शंकर को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए, सांस्कृतिक प्रभाव और जन सेवा के लिए किस तेलुगु फिल्म अभिनेता को यूके की पार्लियामेंट या सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे कौन? चिरंजीवी, तेलुगु फिल्म अभिनेता। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई? तो इसे प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। 21 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो हरीश टंडन ओडिशा राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। क्लियर हो जाता है? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पहला क्वेश्चन क्या था? ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को इसका श्रेय दिया जाता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? तो ये ओ नेगेटिव यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। ये तीनों क्वेश्चन के हो गए हमारे आंसर। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, कितने स्टेट से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल अछूत प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? फंडामेंटल राइट में, है ना? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।